हेलो बच्चों, दिस इज मी आशुतोष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी हम कैसे मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका क्या रेशियो आता है, उसका क्या फॉर्मूला आता है, इस वीडियो में हम लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर, ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने 1897 में किया था। 1897 में जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि मास रेशियो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके कहीं ना कहीं इसके पूरे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में, इस स्केलेटन के बारे में समझ लेंगे कि ये है क्या आखिर। तो सबसे पहले हम बात करें तो इससे पहले जब आपने एनोड और कैथोड जब आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ा, वहाँ पे आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो वही डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर है। आप देखो तो ये पोर्शन आपको याद आ रहा होगा, ये डिस्चार्ज ट्यूब जैसा ही है। यहाँ पे ये पार्ट आपका क्या है, कैथोड है, कैथोड की ये प्लेट है। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, एनोड है। यानी ये वही सिस्टम है, बस हमने क्या किया है, यहाँ से एक ग्लास और बढ़ा दिया है। रीजन क्या है, बात समझना बेटा। रीजन ये है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि हम कैथोड को और एनोड को इलेक्ट्रिक पोल से करंट करते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो मास रेशियो है उसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमें बहुत क्लियर समझना होगा बच्चों। यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के आने की वजह से यहाँ से इस जगह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव रेज रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं और ये रेज रिफ्लेक्शन में आकर के इस दो स्फेरिकल में होते होते ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्डेड हो जाती है। देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जाती है। अब बात बहुत क्लियर समझना बेटा, यहाँ पर आपके दो फील्ड अप्लाई हैं। एक फील्ड ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये एक फील्ड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये कौन सा फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत क्लियर समझना बेटा। ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आने लगता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक पोर दे दिया है। पोर से ये स्ट्रेट लाइन में आने लगता है और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो जाता है तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव है, तो इसके पॉजिटिव की वजह से ये इधर रिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी इधर उसका जो डायरेक्शन है वो इधर मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, इधर साइड में पॉजिटिव दिखा तो ये इधर मूव कर गया। यानी ये जो फ्लोरेसेंट की जो स्क्रीन है, इस पर इलेक्ट्रॉन का कलर जो एमिट होता है वो इस पोजीशन पर आकर एमिट होता है, जिसको हमने पोजीशन ए मान लिया। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो हमें एक स्ट्रेट के बजाय हमें एक ऐसा रेज दिखा जो कहीं ना कहीं फॉरवर्डेड है पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि इधर अभी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है। सेकेंड टाइम क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑफ कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें, यानी अभी ये वर्क कर रहा था तो ये इधर की ओर डाइवर्ट हुआ, अब ये वर्क करेगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये वर्क करेगा, ये नॉर्थ साउथ पोल है, ये पॉजिटिव पोल ही माना जाएगा। तो जब हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन करेंगे, तो ये कहाँ जाता है, ये नीचे की ओर जाने लगता है, जिसको हमने पोल मान लिया सी। क्यों ये नीचे की ओर जा रहा है, क्यों ये बिलो पॉइंट पे जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इधर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है बेटा, तो हमने पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो ये ऊपर की ओर गया, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन किया तो ये नीचे की ओर गया। अब बात समझना, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जब हमने इसको भी ऑफ कर दिया और ये इसको भी ऑफ कर दिया, दोनों को ऑफ कर दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट में जाकर के फ्लोरेसेंट पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगा और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ये अपना एमिटेशन फेंकने लगा, एमिट करने लगा।
अब बात समझना बेटा, ये तो प्रोसेस, ये तो वर्किंग थी जहां पे वो एक्सपेरिमेंट पे जे थॉमसन देख रहे थे, ऐसा प्रोसेस देख रहे थे। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? ठीक है बच्चों, अब बात समझो कि हम इसमें से रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों एक मेथड से। वो मेथड जरा समझना बेटा। सबसे पहले हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है ना बेटा, तो ये क्या हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो ये कहीं ना कहीं जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर मूव करने लगा है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स पहले अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है? बी ई वी के। यहाँ बी क्या है, बहुत क्लियर समझना बच्चों, बहुत आराम से समझो। तो बी क्या है? तो जो बी है बच्चों, जिसको हम बी बोलते हैं, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन आप या चार्ज कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? चार्ज। ये क्या है? ये वेलोसिटी है। ये क्या है? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। बात बहुत क्लियर समझना है, जब मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है तो ये इतना फॉर्मूला, मतलब इतने पॉइंट्स वर्क करते हैं। कौन कौन? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वर्क करता है, चार्ज वर्क करता है इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी वर्क करता है। कब? जब मैग्नेटिक फोर्स, हम अभी एक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, अब बात समझना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जब वर्क करता है तो यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? जब मैग्नेटिक फोर्स करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करके साइड में आता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगता है। यानी हम कह सकते हैं क्या, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ वर्क करेगा तो कैसे? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये होता है सेंटर पे जो वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? आप सबको पता होगा, आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²। क्या होता है? mv² अपॉन r। तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं ये क्या है? mv² अपॉन r। तो एक ये है 1 और सेकंड ये क्या है? 2। बेटा हम इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैग्नेटिक में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में BeV वर्क कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू BeV। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल में है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि BeV इक्वल टू mv² अपॉन r। ये हम इक्वल में लिख सकते हैं। अभी ये किसके लिए लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। बहुत क्लियर समझो बच्चों। अब इसको थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। अगर हम इसको इजी करें, जैसे मान लो हम BeV को इजी करें, यहाँ mv² आपको दिख रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें इससे, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा? ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे BE इक्वल टू mv² अपॉन r। ये r है बच्चों, r v। ठीक, अब जरा एक चीज ध्यान दो बेटा कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो VV का केस है वो हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। वैसे मान लो यहाँ एक भी और यहाँ भी एक भी, तो ये VV क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? बचा E/m, यानी E/m इक्वल टू क्या बचेगा? E/m इक्वल टू क्या बचेगा? ये V एक स्क्वायर था तो यहाँ से V, और अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में क्या आएगा? आप जरा देख कर बताओ, नीचे में B और R आ जाएगा, B और R आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखो जरा पे बच्चों, तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये रेडियस और वेलोसिटी है। तो इसके केस से हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन और मास। तो ये किसका है? ये किस चीज का है? ये आपके कहां से निकल कर आया? मैग्नेटिक फोर्स से आपने इलेक्ट्रॉन मास को कैलकुलेट किया। अब यही चीज हमें कहाँ कैलकुलेट करनी है बच्चों? यही चीज अब हमें किसके लिए देखनी है? किसके लिए देखनी है? हमें यही चीज देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की देखनी है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें, मान लो हमने यहाँ पे किसके लिए बात किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो कहीं ना कहीं फॉर्मूला है वो पता हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ई मतलब इलेक्ट्रिकल, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या था, बी ई और वी था। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम और क्या इजी कर सकते हैं। अब जरा इसको और फोकस करो बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये तो ये और ये अगर कैंसिल हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें मिलेगा v इक्वल टू ई अपॉन बी। क्या मिलेगा, ई अपॉन बी, हमें मिलेगा v इक्वल टू ई अपॉन बी। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, जो अभी आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, यानी ये जो कैलकुलेट मान लो 1 2 और ये इक्वेशन थर्ड था, अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया v मान लो आपने जब कैलकुलेट कर लिया, अब इस वैल्यू को यानी पुट द वैल्यू v इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड में, बेटा बहुत क्लियर समझना, इक्वेशन थर्ड में अगर हमने v की वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो इक्वेशन थर्ड ये है, ये अगर हमने v की वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो बहुत इजीली समझना, हमें मिलेगा देखो ई अपॉन m मिलेगा इक्वल। अब देखना हमें इसी की जगह वैल्यू पुट करनी है, ई अपॉन ये बी स्क्वायर और आर, ये मिल गया। तो यहाँ ये देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन बन रहा है आपका फोर्थ इक्वेशन, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, देखो फोर्थ इक्वेशन जो आपका बन रहा है, यहाँ पे फोकस करना है बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये जो इक्वेशन बन रहा है बेटा, ये क्या बन रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिलकर आ रहा है, E/m, और यही क्या है, मास ऑफ रेशियो। E/m क्या है, मास ऑफ रेशियो। E/m क्या होता है, मास ऑफ रेशियो। मास ऑफ रेशियो आपको याद होना चाहिए, इसको आप ठीक से तैयार कर लो। इक्वल टू E/m जो हमने रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया रेडियस केस में, तो हमें E/m मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इजीली समझ सकते हैं, जिसकी एक वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू को हम लोग इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर हम देखो बच्चों तो बहुत इजीली समझ गए हैं। तो बच्चों ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे ठीक से समझने की कोशिश करना, कॉपी पे बुक पे आप इसे बहुत आराम से समझना। ठीक है बच्चों, तो इसे बहुत क्लियर समझ लो, बहुत आसानी से समझ लो, आसानी से इस पे वर्क करो। ठीक है बेटा।